मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों। आज हम महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह भारतीय इतिहास के उन गिने चुने महानायकों में से एक हैं जिनका नाम बड़े आदर के साथ आज भी लिया जाता है। जुबां पर उनका नाम आते ही गर्व की अनुभूति होती है। उच्चतम आदर्शों के लिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानी से देश के युवक प्रभावित तथा प्रोत्साहित होते हैं। भगत सिंह ने क्रांति के द्वारा अन्याय एवं शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपना मार्ग चुना था और वह समानता के आधार पर भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनकी शहादत ने क्रांतिकारी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया तथा आज़ादी की लड़ाई को संबल प्रदान किया और उनका नाम क्रांति का प्रतीक बन गया। भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन तथा शिक्षा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पाकिस्तान के जिला लायलपुर के एक गांव बंगा में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। वह जट सिख परिवार के साथ संबंधित थे। भगत सिंह जी की माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार देशभक्तों का परिवार था। आपके दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह की गणना पंजाब के प्रसिद्ध देशभक्तों में की जाती थी। इस प्रकार भगत सिंह को देशभक्ति की विरासत में ही प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आपका नाम आपकी दादी के द्वारा भगत अथवा भाग्य अथवा लक्की इसलिए रखा गया क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन भगत सिंह के चाचा स्वरण सिंह को जेल से छोड़ा गया था। उनके पिता नेपाल से लौटकर आए तथा चाचा अजीत सिंह के मांडले जेल से छूटने का समाचार प्राप्त हुआ था। भगत सिंह क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए और उनके ऊपर अपने परिवार की क्रांतिकारी विचारधारा का पूरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में प्राप्त की। इसके पश्चात भगत सिंह डीएवी कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। यहाँ उनका संपर्क आनंद किशोर मेहता, लाला पिंडी दास, लाला लाजपत राय तथा करतार सिंह सराभा जैसे नेताओं के साथ हुआ। करतार सिंह सराभा गदरी क्रांतिकारियों की शहीदियों तथा जलियांवाले बाग के हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप उसने भारतीयों के इस अपमान का ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का प्रण किया। भगत सिंह ने 1921 ईस्वी में नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया। यहाँ वह भगवती चरण, सुखदेव, यशपाल, राम कृष्ण नामक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तथा उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। भगत सिंह ने लाहौर में फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, नेपोलियन, जर्मनी तथा इटली के राष्ट्रवादियों का गहन अध्ययन किया। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ। 1924 ईस्वी में लाहौर छोड़ने के पश्चात भगत सिंह ने अपने गुरु जयचंद विद्यालंकार का एक पत्र लेकर कानपुर पहुँचे। कानपुर जब वो पहुँचे तो उनकी मुलाकात एक क्रांतिकारी नेता
गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई, जो एक बड़े ही देशभगत थे तथा प्रताप प्रेस चला रहे थे। विद्यार्थी भगत सिंह से बातचीत करने पर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्होंने भगत सिंह को प्रताप प्रेस में काम दे दिया तथा उन्होंने भगत सिंह का नाम बदलकर बलवंत रख दिया। भगत सिंह क्रांतिकारियों के संपर्क में आए यहाँ रहते हुए, जिनमें प्रमुख क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेश चंद्र चटर्जी आदि। भगत सिंह से जब उनकी मुलाकात हुई तो वो भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से बड़े प्रभावित हुए और भगत सिंह को क्रांतिकारी पत्रों के प्रकाशन को बांटने का कार्य सौंपा गया। क्रांतिकारी पत्रों के प्रकाशन के लिए भगत सिंह ने उन्हें आम जन तक पहुंचाने के लिए मेलों को चुना। एक बार प्रतापगढ़ के दशहरे मेले में भगत सिंह ने बड़ी चतुराई और साहस पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जान छुड़ाई। कानपुर में कुछ दिन रहने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को कानपुर के निकट एक नेशनल स्कूल का प्राचार्य भी नियुक्त करवा दिया। वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और 1924 में गंगा नदी में बाढ़ आ जाने पर भगत सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की भी सहायता की। इसी बीच में भगत सिंह की दादी बीमार पड़ गई तथा उनको कानपुर छोड़कर लाहौर वापस आना पड़ा। नौजवान सभा का गठन। पंजाब में चले गदर तथा अकाली आंदोलनों ने यहाँ के युवकों में स्वतंत्रता के लिए एक नया जोश उत्पन्न कर दिया। मार्च 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने अपने कुछ साथियों से मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा के युवा सदस्य महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत से निराश हो चुके थे। उनका विचार था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांति लाना बहुत ही आवश्यक है। इस सभा का प्रथम प्रधान रामचंद्र सचिव भगत सिंह को तथा कोषाध्यक्ष भगवती चरण वोहरा को बनाया गया। इस सभा के अन्य प्रमुख सदस्यों में केदारनाथ सहगल, सोन सिंह जोश, सरदूल सिंह कविशर, पिंडीदास सोडी और आनंद किशोर मेहता थे। सभा का सदस्य बनने वाले प्रत्येक युवक को ये प्रण करना होता था कि वह अपने देश के हितों को अपने धर्म के हितों से बड़ा समझेगा। इस सभा द्वारा अपनाए गए राजनीतिक लक्ष्य में निम्न को शामिल किया गया, जैसे भारत में किसान तथा मजदूरों का एक स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना, नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना ताकि समस्त भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए, मजदूरों तथा किसानों को संगठित करना, लोगों में धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करना, ये सब नौजवान सभा के उद्देश्य थे अर्थात लक्ष्य थे। नौजवान सभा ने जुदाई लालटेन द्वारा गदर पार्टी तथा ककोरी केस के शहीदों के चित्र लोगों को दिखाने शुरू किए ताकि उनमें नया जोश उत्पन्न किया जा सके। अंग्रेज सरकार नौजवान भारत सभा तथा उनके नेताओं पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। वह ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थी जब इन क्रांतिकारियों पर हाथ डाला जा सके। यह अवसर उसे अक्टूबर 1927 ईस्वी को लाहौर के मेले में चले बम ने दे दिया। इस घटना में 12 व्यक्ति मारे गए तथा 56 लोग घायल हुए थे। सरकार ने इसका उत्तरदायित्व भगत सिंह पर डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु सरकार कोई झूठी गवाही
पेश न कर सकी। आखिर लोगों के दबाव में सरकार ने भगत सिंह को 1 महीने के पश्चात छोड़ दिया। अंग्रेज सरकार की इस झूठी कार्रवाई ने भगत सिंह तथा अन्य साथियों को और भी उत्तेजित कर दिया। वह देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। अप्रैल 1928 ईस्वी में नौजवान भारत सभा ने अपनी एक बैठक अमृतसर में बुलाई। इस सभा की अध्यक्षता केदारनाथ सहगल ने की थी। निर्णय किया गया कि नौजवान सभा की पंजाब में और भी शाखाएं स्थापित की जाएं तथा कीर्ति किसान पार्टी का भी सहयोग किया जाए। सभा के निर्णय अनुसार अमृतसर को नौजवान सभा का प्रमुख केंद्र बनाया गया तथा लाहौर, जालंधर, लुधियाना, मिंट कुमरी, गुजरांवाला, मुल्तान तथा अन्य कई जगहों पर इस नौजवान सभा की शाखाएं स्थापित की गई। नौजवान भारत सभा के भारतीय युवकों को चीन, जापान और आयरलैंड तथा तुर्की के स्वतंत्रता संघर्ष तथा साम्यवादी सिद्धांतों से भी परिचित करवाया गया। इस सभा ने युवकों में क्रांतिकारी भावनाओं के संचार के लिए क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशित करवाने का कार्य भी शुरू कर दिया। नौजवान सभा ने केवल क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित ही नहीं करवाया, अपितु आम जन तक इसे वितरित करना भी शुरू कर दिया। उनका मानना था कि निर्धन से निर्धन किसान की झोंपड़ी पर भी जब ये साहित्य पहुंचेगा तो उसके मन में भी सरकार के तख्त को पलटने का एक उत्साह पैदा होगा। नौजवान सभा ने स्थान स्थान पर जनसभाएं करके लोगों को अपने उद्देश्यों से परिचित करवाया। इन विचारों के लिए उन्होंने अमृतसर में नौजवान नामक एक समाचार पत्र का आरंभ किया। इसमें युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसमें कामागाटा मारू, ननकाना साहब, जलियांवाला बाग तथा गुरु के बाग आदि की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करके नौजवानों से अपील की जाती थी कि वे कायरता को छोड़ दें और इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार नौजवान सभा का संगठित करके भगत सिंह ने भारत के युवाओं को एक क्रांतिकारी मार्ग की तरफ प्रेरित किया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना। ककोरी केस के पश्चात क्रांतिकारियों में कुछ निराशा आ गई थी, परंतु नौजवान सभा के गठन के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनः तेजी आई। भगत सिंह व उनके साथियों ने रूसी क्रांति की तर्ज पर समूचे देश में जन क्रांति लाना चाहते थे और इसके लिए आवश्यक था कि एक संगठन को मजबूत किया जाए। देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले क्रांतिकारियों में एकता स्थापित की जाए और इसी उद्देश्य के लिए 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सभी क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। इस सभा के सचिव भगत सिंह थे और विभिन्न भागों से आए 60 क्रांतिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिनमें 5 महिलाएं भी थीं। और यहाँ पर भगत सिंह के सुझाव पर जो पहले हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ बन चुका था उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ रखा गया और बाद में इसका नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ बनाया गया और इसकी अपनी एक सेना भी तैयार की गई और जिसके चंद्रशेखर आज़ाद को इस सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, जतेंद्र नाथ घोष, कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद
सदस्यों की अखिल भारतीय वर्किंग कमेटी का भी गठन किया। इस प्रकार भगत सिंह ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की, जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही प्रयास किए। सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मृत्यु और सैंडर्स की हत्या भी भारत में क्रांतिकारी इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखती है। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के प्रत्येक भाग में इस कमीशन का बड़ा विरोध किया गया। यह कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध जुलूस निकाला जा रहा था। भगत सिंह व उनके साथी जुलूस की अगली पंक्ति में थे। जुलूस ने कमीशन को काले झंडे दिखाते हुए साइमन वापिस जाओ तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। लाला लाजपत राय ने पुलिस द्वारा जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने पर विरोध किया। परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक मिस्टर स्कॉट ने स्वयं लाठी लेकर लाला जी पर प्रहार किया। लाला जी के सिर पर गंभीर चोटें आई। भगत सिंह जो ये सब देख रहे थे गुस्से से आग बबूला हो गए, परंतु विरोध ना करने की सख्त हिदायतों के कारण कुछ नहीं बोल सके। चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई और उन्होंने मरने से पहले जो शब्द कहे थे कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील का काम करेगी, उसका भगत सिंह और उनके साथियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह तथा उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना तथा उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 10 सितंबर 1928 की रात्रि को हरियाणा समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की बैठक हुई और जिसमें खून का बदला खून के निर्णय के रूप में लेने की योजना बनाई गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 दिसंबर को जब शाम के 4:30 बजे स्कॉट के कार्यालय से जब सहायक पुलिस कप्तान मिस्टर सैंडर्स मोटरसाइकिल पर बाहर निकला तो जयगोपाल ने निश्चित योजना के अनुसार उसे स्कॉट समझकर रुमाल से अपने साथियों को संदेश। राजगुरु ने एक गोली चलाई जो सैंडर्स की गर्दन पर लगी। भगत सिंह ने सैंडर्स के सिर पर 4-5 गोलियां मारकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। हवालदार चंदन सिंह ने भगत सिंह का पीछा किया। उसे चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ही गोली से समाप्त कर दिया। आगामी दिन लाहौर की दीवारों पर हस्तलिखित इश्तिहार लगाए गए जिन पर लिखा था सैंडर्स मारा गया, लाला जी की हत्या का प्रतिशोध ले लिया गया। तो इस प्रकार भगत सिंह तथा उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या के पश्चात भगत सिंह भेष बदलकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां उसने अपना कुछ समय बंगाली क्रांतिकारियों में व्यतीत किया। इन क्रांतिकारियों का विचार था कि अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए वह देश के कुछ स्थानों पर विस्फोट करें तथा इन विस्फोटों के पश्चात स्वयं को गिरफ्तार करवाया जाए। वह न्यायालय में पेश होकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें तथा अपनी बात समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। भगत सिंह ने आगरा पहुंचकर एक बम फैक्ट्री स्थापित की और ऐसी ही एक बम फैक्ट्री लाहौर में स्थापित की जिसका उद्देश्य केवल भारत में क्रांतिकारियों को विस्फोटक सामग्री प्रदान करना था ताकि भारत के विभिन्न भागों पर विस्फोट करके ब्रिटिश सरकार को आतंकित किया जाए। असेंबली में बम कांड। इन्हीं दिनों केंद्रीय असेंबली
हाल दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल पर बहस चल रही थी। यह बिल जनता विरोधी तथा मजदूर विरोधी थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जब केंद्रीय असेंबली में इन बिलों की स्वीकृति के संबंध में सरकारी घोषणा की जाने लगी तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को वहां अंग्रेज के रूप में पहुंच गए और वहां पर इन्होंने 2 बम फेंके। बम विस्फोटों के कारण वहां भगदड़ मच गई। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े होकर नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने असेंबली हॉल में लाल रंग के पर्चे भी फेंके और जिन पर लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोटों की आवश्यकता है। यदि ये क्रांतिकारी चाहते तो वहाँ से आसानी से बचकर निकल सकते थे, परंतु वे तो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सिर पर कफन बांधकर आए थे। उन्होंने अपनी इच्छा से स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। दिल्ली जेल में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम केस नामक मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के मध्य भगत सिंह ने एक बहुत लंबा वक्तव्य दिया जिसने सारे देश में हलचल पैदा कर दी और 12 जून 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन काले पानी का दंड दिया गया। इसी दौरान क्रांतिकारियों द्वारा लाहौर में स्थापित बम फैक्ट्री के संबंध में भी सरकार को पता चल गया। उसने राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास आदि कई क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया और इस संबंध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली से लाहौर जेल में लाया गया। उन पर दूसरे क्रांतिकारियों के साथ लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा भी चलाया गया। लाहौर जेल में भूख हड़ताल। जब भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर जेल में रखा गया तो भगत सिंह व उनके साथी जेल में भी चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने 15 जून 1929 ईस्वी को राजनीतिक बंदियों से सरकार द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध अनशन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने मांगे रखी कि समस्त राजनीतिक बंदियों का खाना अच्छा होना चाहिए, उनसे बलपूर्वक काम नहीं लिया जाना चाहिए। और इसी अनशन के दौरान 63 दिन के पश्चात जब जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई तो सरकार को भी कुछ झुकना पड़ा और उसने राजनीतिक बंदियों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली और यह भारतीय क्रांतिकारियों की एक महान विजय थी। लाहौर षड्यंत्र केस और भगत सिंह की शहादत। लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया। इस निर्णय के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा, 7 अन्य को काले पानी की तथा शेष क्रांतिकारियों को लंबी अवधि की सजाएं दी गई। उस दिन भगत सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं था। जब जेल अधीक्षक ने जेल में ये निर्णय भगत सिंह को सुनाया तो वह पूर्व की भांति शांत तथा प्रसन्न रहे। भगत सिंह को फांसी की दंड के विरुद्ध देश में इतना आक्रोश उत्पन्न हो गया कि सरकार को यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं देश में अराजकता ना फैल जाए। इसलिए भगत सिंह को फांसी देने की तिथि से पूरी तरह गुप्त रखा गया। सरकार ने 23 मार्च 1931 की शाम को गुप्त रूप से फांसी देने का निर्णय किया। जब उन्हें फांसी लगाने के लिए ले जाया गया तो वह जाते हुए जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इससे जेल में उनके दूसरे साथी समझ गए कि क्या कुछ होने वाला है। इसके लिए उन्होंने भी जवाब में नारे लगाए।
शाम के 7 बजे भारत के ये तीनों सपूत हंसते हंसते स्वतंत्रता के लिए फांसी पर झूल गए। उनके शव उनके परिवार वालों को ना दिए गए। सरकार ने इन शवों को रात के अंधेरे में जेल के पीछे की दीवार तोड़कर सतलुज के किनारे हुसैनीवाला के स्थान पर पेट्रोल डालकर जला दिए। उस समय के प्रचलित कानून के अनुसार फांसी प्रातःकाल को ही दी जाती थी तथा शव परिवार वालों को दिए जाते थे, परंतु इस मामले में सरकार ने दोनों कानूनों की अवहेलना की थी। भगत सिंह ने अपने द्वारा भारत के युवाओं को स्वतंत्रता के लिए एक ऐसी ज्वाला भड़काई जिसने शीघ्र ही भारत के अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। भगत सिंह जैसा पुरुष शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। वह शहीद हुआ ताकि हम जीवित रह सकें। इस प्रकार भगत सिंह का योगदान भारतीय इतिहास में सदा ही एक यादगार बनकर चमकता रहेगा। जब तक भारत का इतिहास रहेगा, भगत सिंह का नाम दुनिया तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।